Hello dear students, welcome to this video. Today in this video we are going to study about fertilization and implantation. In the previous video we have discussed about the menstrual cycle in human female primates. So let's start today's topic. During copulation या coitus, semen is released by the penis into the vagina called insemination. तो जब कोपुलेशन होता है, सेक्सुअल कांटेक्ट होता है मेल और फीमेल का, तो उस दौरान सीमन जो है वो रिलीज़ किया जाता है पेनिस के द्वारा इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक यानी वजाइना। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंसेमिनेशन। व्हाट इज़ इंसेमिनेशन? द मेल पार्टनर रिलीजेज सीमन बाय द पेनिस इनटू द वजाइना ऑफ फीमेल पार्टनर। दिस इज़ कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। अब क्या हो गया, इंसेमिनेशन हो चुका है, यानी सीमन जो है वो वजाइना के थ्रू फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंटर हुआ है। अब क्या होगा, आपको पता है द स्पर्म जो है वो मोटाइल होती है, जो मेल गैमिट यानी स्पर्म जो है वो मोटाइल होता है। द मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली पास थ्रू द सर्विक्स एंड एंटर इनटू द यूट्रस एंड फाइनली रीच द एम्पुलरी रीजन ऑफ फैलोपियन ट्यूब। देखिए, जैसे ही वो एंटर हुआ, सीमन के अंदर स्पर्म्स हैं, स्पर्म जैसे ही वजाइना के अंदर आई तो वो क्या करेंगे, स्विम करेंगे, क्योंकि वो मोटाइल है, मूव कर सकता है, तो वो स्विम करेंगे रैपिडली। और स्विम करती हुई वो, देखिए जब हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था तो उसमें हमने एक बार डायग्राम देखना चाह रहा हूँ मैं। तो देखिए जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है, तो हमने क्या देखा कि जो वजाइना के अंदर आया है वो सीमन, तो यहाँ तक सीमन आ चुका है। अब क्या करेगा, वो स्विम करके सर्विकल कैनाल के थ्रू होते हुए, सर्विक्स के थ्रू होते हुए, और वो यूट्रस के अंदर एंटर कर जाएगा। तो सबसे पहले वजाइना तक आया इंसेमिनेट होकर के, फिर सर्विकल कैनाल, सर्विक्स, और फिर यूट्रस के अंदर वो पहुंच चुका है अब। और वो कैसे गया है, क्योंकि स्पर्म की खुद की मोटिलिटी होती है, स्पर्म मूव कर सकता है मोटिलिटी के थ्रू। और वो कहाँ पहुँच जाता है, एम्पुलरी रीजन ऑफ द फैलोपियन ट्यूब। यूट्रस से होते हुए और फैलोपियन ट्यूब का जो एम्पुलर रीजन है वहाँ तक वो पहुँच जाता है। 3.11b देखिए यहाँ पर, ये जो डायग्राम है इधर, ये 3.a है, यहाँ पर ये आ चुका है, और ये b है, देखिए। तो ये अब क्या, यहाँ तक पहुँच चुका है स्पर्म। अब क्या है, द ओवम रिलीज बाय द ओवरी इज ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड टू द एम्पुलरी रीजन। जो ओवम जो है, जो 14th डे ऑफ ओवुलेशन के टाइम, जो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ओवम बाहर निकला था ओवरी से, और वो भी क्या है, एम्पुला तक आ चुका है, एम्पुलरी रीजन तक वो ओवम जो है वो आ चुका है। वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस, और इसी एरिया के अंदर, एम्पुला इस्थमस रीजन के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, यानी फीमेल और मेल गैमिट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स है वो आपस में फ्यूज़ करती हैं, और उनके अंदर जो कंटेंट है वो मिक्स होता है। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर इफ़ द ओवम एंड स्पर्म्स आर ट्रांसपोर्टेड साइमल्टेनियसली टू द एम्पुलरी रीजन। ये बात समझने की है कि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब स्पर्म और ओवम जो है वो साइमल्टेनियसली एक साथ एम्पुलरी रीजन तक पहुंचते हैं, क्योंकि ओवम की जो लाइफ होती है, जो एम्पुलर रीजन के पास लगभग 24 to 48 आवर्स तक वो रहता है वहाँ पर। उस दौरान यदि वो स्पर्म से मीट कर जाता है तो ही फर्टिलाइजेशन होगी। उस समय यदि फर्टिलाइजेशन करवानी है तो स्पर्म और ओवम को एम्पुलरी रीजन के पास एक साथ आना होगा। दिस इज़ द रीज़न वाई नॉट ऑल कोपुलेशन लीड टू फर्टिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी। यही एक रीज़न है कि भाई सभी कोपुलेशन जो है वो फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं होता है उस केस में, और प्रेगनेंसी क्यों नहीं होती है हर एक कोपुलेशन के द्वारा। तो उसका रीज़न यही है कि ओवम जो है वो, आपको पता है 28 डेज़ के अंदर एक ही ओवम निकलता है, और वो निकलता है 14th डे के ऊपर, और एम्पुलर रीजन तक पहुँचते पहुँचते उसको 16 to 17th, मतलब 14th डे तो मैक्सिमम होता है, वो निकल करके एम्पुलर रीजन के पास होता है। तो हम मैक्सिमम 14, 15, 16, 17, तो 4 to 5 डेज ही होते हैं जब तक वो, यदि इन दिनों के दौरान स्पर्म की मीटिंग हो जाती है ओवम से,
तो ही फर्टिलाइजेशन होगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद एन ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि भाई स्पर्म और ओवम का फ्यूजन होना। फ्यूजन का मतलब क्या है, स्पर्म की जो मेम्ब्रेन है, जो स्पर्म का जो हेड है उसकी जो मेम्ब्रेन है और जो एग है उसकी जो मेम्ब्रेन है वो आपस में फ्यूज कर जाती है, और फ्यूज करने के बाद उनका जो मटेरियल है वो एक्सचेंज होता है। जो स्पर्म का जो भी अंदर का न्यूक्लियस का अंदर जो भी कंटेंट है वो ओवम के अंदर एंटर हो जाता है। तो फ्यूजन का मतलब दोनों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज कर रही हैं और उनका कंटेंट मिक्स हो रहा है। ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद जोना पेलुसिडा लेयर ऑफ द ओवम। देखिए डायग्राम साथ में, ये जो आपको डायग्राम दिखाया गया है ये ओवम का है और ये उस टाइम का है जब स्पर्म से कॉन्टैक्ट होने वाला है। तो ओवम के जो आउटर मोस्ट होती है वो होती है कोरोना रेडिएटा। ये जो ग्रीन कलर के बबल्स वगैरह हैं ये क्या है, कोरोना रेडिएटा। इसके बाद है एक लेयर जोना पेलुसिडा। तो स्पर्म को कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, वो कोरोना रेडिएटा एक्चुअल में सीमेंटिंग मटेरियल है, ये थोड़ा इसको सीमेंट की तरह चिपका के रखते हैं इसके ऊपर, अटैच के ऊपर ओवम को। लेकिन जब स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आएगा, देखिए जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, ये स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आ चुका है। जो जोना पेलुसिडा क्या है, ओवम की लेयर है बाहर की। एंड इंड्यूसिज चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म्स। ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब एक स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आती है तो जैसे ही ये इसको मैसेज मिलता है कि एक स्पर्म कांटेक्ट में आ चुका है लेयर के, तो वो क्या करती है, इस मेम्ब्रेन के अंदर वो कुछ ऐसा चेंज करती है जिसके कारण बाकी स्पर्म्स उसके ऊपर अटैच नहीं हो पाते, मतलब दूसरे स्पर्म्स की एंट्री को वो ब्लॉक कर देती है। जैसे ही एक स्पर्म जोना पेलुसिडा के कांटेक्ट में आता है उसी समय क्या होता है, चेंजेस इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। तो होते ही मेम्ब्रेन के अंदर चेंज हो जाते हैं, कुछ केमिकल चेंज होते हैं, कैल्शियम आयंस की कुछ इनटेक होती है, तो उसके द्वारा वो क्या होता है, एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री रुक जाती है। 10 इट एंश्योर्स दैट ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज एंड ओवम। और इसी के द्वारा ये एंश्योर होता है कि सिर्फ एक स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज करेगी। द सीक्रीशंस ऑफ द एक्रोजोम। जब हमने स्पर्म का स्ट्रक्चर देखा था तो हमने देखा था कि हेड के ऊपर एक एक्रोजोम है, तो उसके अंदर क्या होता है, एक्रोजोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं। देखिए 10 this ensures that only one sperm can fertilize an ovum. The secretions of the acrosome help the sperm enter into cytoplasm of ovum through zona pellucida and the plasma membrane। देखिए एक्रोजोम जो है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये स्पर्म हेड के अंदर एक बाहर स्ट्रक्चर होता है, ये मान लीजिए हेड है, इसके बाहर एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हमने कहा था एक्रोजोम। तो एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स होते हैं, वो जोना पेलुसिडा को ब्रेक करते हैं, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करते हैं और स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर एंट्री करवा देते हैं। देखिए द सीक्रेशंस ऑफ एक्रोजोम। तो एक्रोजोम के अंदर जो सीक्रेशंस है जो वो सीक्रेट करेगा, जैसे ये जोना स्पर्म जो है वो जोना पेलुसिडा के साथ अटैच होता है तो उसी टाइम जो जोना पेलुसिडा के साथ दूसरे स्पर्म से अटैच नहीं हो पाते और जो एक स्पर्म अटैच हुआ है वो अपना हेड को ब्रेक करके जो एक्रोजोम के अंदर एंजाइम्स है उनको वहाँ पर छोड़ देता है। एंजाइम्स जोना पेलुसिडा को ब्रेक करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ब्रेक करता है और स्पर्म को ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर सेंड कर देता है। तो स्पर्म जो है वो ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर जा चुका है, जो स्पर्म हेड है एक्चुअली। तो यहाँ से ब्रेक हुआ है तो स्पर्म का जो पूरा स्पर्म नहीं जाएगा, जो वहाँ का स्पर्म का जो साइटोप्लाज्म है वो वाला कंटेंट इसके साइटोप्लाज्म के कंटेंट के साथ मिक्स हो चुका है। दिस इंड्यूसेस द कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte। ये बात ध्यान रखनी है, जब हमने oogenesis पढ़ा था तो हमने जाना था कि फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट होती है जब आपकी प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, तो उस टाइम फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हो रही थी और वो प्राइमरी oocyte बना, फिर सेकेंडरी oocyte, प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte बना जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन कंप्लीट हुई प्यूबर्टी के दौरान मेंस्ट्रुअल साइकिल में। अब सेकेंडरी oocyte के अंदर सेकेंड मियोटिक डिवीजन होगी। आपको पता है मियोसिस के अंदर 2 होती हैं, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हुई मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान जब वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte के अंदर कन्वर्ट हो, सेकेंडरी oocyte
आपको पता है जब फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन कंप्लीट हुई तब दो चीज़ बनी, एक सेकेंडरी oocyte और एक फर्स्ट पोलर बॉडी स्मॉल। अब सेकेंडरी oocyte जो है वो उसके अंदर सेकंड म्यूटिक डिवीजन होगा, और वो कब होगा, वो इस टाइम होगा जब स्पर्म का जो कंटेंट है यानी साइटोप्लाज्म, जो स्पर्म का जो अंदर का साइटोप्लाज्म का जो कंटेंट है वो ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स हो गया। तो उस स्पर्म के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं उस कंटेंट में जो कि वो जो ओवम है जो कि सेकेंडरी oocyte की स्टेज में है उसकी म्योसिस को कंप्लीट करवाएगी। देखिए द सेकेंडरी म्यूटिक डिवीजन इज ऑल्सो अनइक्वल, या अनइक्वल होगा, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी। तो इससे क्या बनेगा, सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी एंड हैप्लॉइड ओवम, और एक हैप्लॉइड ओवम बनेगा, मैच्योर ओवम, जिसको हम कहेंगे ऊटिड। तो ऊटिड बनता है आपका जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद स्पर्म का जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है वो ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर मिक्स होता है। स्पर्म के साइटोप्लाज्मिक कंटेंट के अंदर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जो कि सेकेंडरी oocyte की सेकेंड म्योसिस को कंप्लीट करवाएंगे, जिसके कारण अनइक्वल म्योसिस वो होती है, अनइक्वल डिवीजन होता है, उसके अंदर एक सेकेंड पोलर बॉडी बनेगा और एक हैप्लॉइड ओवम बनेगा। Soon the haploid nucleus of the sperm that and that of ovum fuse together to form a diploid zygote। तो अब क्या है, वो स्पर्म का साइटोप्लाज्म गया था तो उसके अंदर न्यूक्लियस भी गया है, और ऐसे ही जो ओवम बना है इसका भी न्यूक्लियस है। तो जो दोनों का जो न्यूक्लियस है वो आपस में फ्यूज करेंगे और एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन कर लेते हैं, एक डिप्लॉइड जाइगोट बन जाता है। हाउ मैनी क्रोमोजोम विल बी देयर इन डिप्लॉइड जाइगोट। तो जाइगोट के अंदर कितने क्रोमोजोम रहेंगे, तो 46 रहेंगे। क्यों, क्योंकि 23 क्रोमोजोम्स आपके स्पर्म से आए और 23 आपके ओवम से आए, तो टोटल 46 रहेंगे, 2-1 रहेगा जाइगोट। वन हैज़ टू रिमेंबर दैट द सेक्स ऑफ द बेबी हैज़ बीन डिसाइडेड एट दिस स्टेज इटसेल्फ। अब इस बात पर ध्यान देंगे कि जो बेबी का सेक्स है यानी वो मेल बच्चा होगा कि फीमेल बच्चा होगा, ये कौन डिसाइड करता है, तो वो इस स्टेज के ऊपर डिसाइड होता है कि भी जो स्पर्म है उसके अंदर वाई क्रोमोजोम है या फिर वो एक्स क्रोमोजोम का है। लेट अस सी हाउ, तो देखते हैं कैसे होता है। देखिए, एज यू नो क्रोमोजोम पैटर्न इन द ह्यूमन फीमेल इज XX एंड ह्यूमन मेल इज XY, देयरफॉर ऑल द हैप्लॉइड गैमेट्स यानी ओवा है प्रोड्यूस्ड बाय द फीमेल हैव सेक्स क्रोमोजोम X। तो फीमेल से तो आपको पहले भी पढ़ा होगा आपने 10th में भी सेक्स डिटर्मिनेशन, तो फीमेल के अंदर हमेशा X आता है, मेल के अंदर 2 होते हैं, या तो X आएगा या Y आएगा, 2 पॉसिबिलिटी हैं। तो मेल ही डिसाइड करता है, मतलब मेल का जो स्पर्म है वो उसके अंदर Y क्रोमोजोम आया है कि उसके अंदर X क्रोमोजोम आया है। देखिए फीमेल से तो हमेशा X क्रोमोजोम ही आएगा, तो फीमेल से तो X आएगा ही, यदि मेल से X आया है तो वो बन जाएगा फीमेल बच्चा, और यदि मेल से Y आया है तो फिर Y मेल से और X पहले फीमेल से, तो वो बॉय बच्चा बन जाएगा। देखिए सिंपल सा टॉपिक है। द फीमेल हैव द सेक्स क्रोमोजोम X वेयर एज द मेल गैमेट्स स्पर्म्स द सेक्स क्रोमोजोम कुड बी X और Y, तो दोनों हो सकते हैं। तो 50% चांस है, 50% ऑफ स्पर्म्स कैरी X क्रोमोजोम वाइल द 50% ऑफ कैरी Y क्रोमोजोम। तो जो टोटल यूट्रस के अंदर एंटर होंगे उसके अंदर 50% स्पर्म X क्रोमोजोम रहेगा, उसके अंदर 50% के अंदर Y क्रोमोजोम रहेगा। तो वो एग यानी ओवम तक कौन सा स्पर्म पहुंचता है पहले, वही खेल है सारा, वही डिसाइड करता है। आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन जाइगोट would carry either XX और XY depending on which whether the sperm carrying X और Y fertilize ovum, मतलब कौन सा स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा। यदि वो Y क्रोमोजोम वाला ओवम फर्टिलाइज करता है तो बच्चा जो बनेगा वो XY बनेगा और वो एक बॉय रहेगा। यदि वो X क्रोमोजोम वाला स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करता है तो वो XX बच्चा बनेगा जो कि एक फीमेल बच्चा रहेगा। देखिए साहब सब लिखा गया है, तो ये कोई भी नहीं बता सकता है कि वो मेल और फीमेल जो वो कैसे सेक्स कैसे डिसाइड होता है, इस स्टेज के ऊपर ही आपका पता लगता है। द म्यूटिक डिवीजन स्टार्ट्स एज द जाइगोट मूव्स थ्रू द isthmus ऑफ ओविडक्ट कॉल्ड क्लीवेज। देखिए अब फर्टिलाइजेशन हो चुका है, अब जाइगोट बन चुका है। अब जाइगोट के अंदर जो डिवीजन होगा पहला, अब जाइगोट क्या है, ऐसा है कुछ, उसके अंदर एक न्यूक्लियस मतलब सिंगल सेल्ड जाइगोट है जो कि 2-1 है, 46 क्रोमोजोम है। अब इससे क्या होगा, माइटोसिस होगा, तो एक सेल से 2 सेल बनेंगे, फिर 2 से 4 बनेंगे, तो ऐसे अब क्या होगा, इसके अंदर माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट होगी। तो इसके अंदर जो जाइगोट के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन होंगी उसको हम कह देते हैं क्लीवेज।
जायगोट के अंदर जो इनिशियल माइटोटिक डिवीज़न होंगी उसको हम कह देते हैं क्लीवेज। और वो कब हो रही हैं तो ये देखिए आपको साथ साथ चल रहा है। जैसे कि यहाँ पर जायगोट था, ये फर्टिलाइजेशन हुआ भी स्टेज के ऊपर, ये 2 सेल्स मिले, मतलब यहाँ पर 2 न्यूक्लियस मिल रहे हैं और ये आपका डिवीज़न स्टार्ट हो चुका। तो ये यूट्रस की तरफ बढ़ता भी जा रहा है और उसी के साथ साथ ही ये इसके अंदर क्लीवेज यानी माइटोटिक डिवीज़न भी चल रही है। और माइटोटिक डिवीज़न यानी क्लीवेज करते टाइम वो क्या करेगा, सबसे पहले 2 सेल बनेंगे, फिर 4, फिर 8, फिर 16। तो 16 सेल तक वो बना सकता है, कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। तो इसके अंदर जो हर एक सेल रहेगा, जैसे ये सेल है इसको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर। तो ब्लास्टोमियर्स क्या होते हैं कि भाई जब जायगोट एक डिवाइड कर रहा है माइटोटिक डिवीज़न से, जिसको हम क्लीवेज कह रहे हैं, तो उसके द्वारा जो सेल्स बन रहे हैं, जैसे कि शुरू में 2 सेल बने, फिर 4, फिर 8, 60 से 16, तो ऐसे में उन सेल्स को हम कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। जैसे कि डायग्राम देखिए, ये जो सेल्स बन गए इनको कहते हैं ब्लास्टोमियर्स। द एम्ब्रियो विद 8 to 16 सेल्ड स्टेज ऑफ ब्लास्टोमियर इज कॉल्ड मोरुला। देखिए ऐसे एम्ब्रियो जिसके अंदर 8 से और 16 सेल्स है उसको हमने कह दिया मोरुला। उसके अंदर कितने सेल्स हैं, 8 से और 16 सेल्स हैं, मोरुला। मतलब ऐसा एम्ब्रियो जो कि 8 to 16 सेल्ड स्टेज तक पहुंच चुका है, मतलब उसके अंदर लगभग 3 से 4 माइटोटिक डिवीज़न हो चुके हैं, तो उसको हमने कह दिया मोरुला। द मोरुला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ब्लास्टोसिस्ट। जो मोरुला के बाद जो स्टेज आती है वो ब्लास्टोसिस्ट होती है, और वो क्या हो रहा है, कंटिन्यू डिवाइड करता जा रहा है, इसमें रुकेगा नहीं है। अब 16 से 32 सेल्ड स्टेज, फिर 64, तो ऐसे कंटिन्यू डिवाइड करेगा। और ये यूट्रस के अंदर भी वो मूव करता जा रहा है, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में हुआ था, एम्पुलर रीजन से होते होते अब वो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज आ चुकी है और वो यूट्रस के अंदर चलता जा रहा है। द ब्लास्टोमियर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज्ड इनटू एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोफोब्लास्ट एंड इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच्ड टू द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। देखिए डायग्राम से अच्छे से क्लियर होगा आपको। तो ये क्या हो रहा है, जब ये मोरुला स्टेज है, उसके बाद मोरुला के बाद आई है आपकी ब्लास्टोसिस्ट स्टेज। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज के अंदर कुछ ऐसा हुआ है, तो इसके अंदर एक बाहर की जो लेयर है उसको हमने कह दिया ट्रोफोब्लास्ट, और इसके अंदर जो कुछ एक सेल्स है उसको हमने कह दिया, जैसे मैं ग्रीन कलर से दिखा रहा हूँ, अंदर के सेल्स को कह दिया हमने इनर सेल मास। और जो इसकी एक कैविटी बन जाती है, खाली जगह, उसको कह देते हैं ब्लास्टोसील। तो ये कुछ ऐसा बन जाता है। ये मोरुला के बाद जो ब्लास्टोसिस्ट बनता है उसके अंदर जो बाहर की लेयर है उसको हमने कह दिया ट्रोफोब्लास्ट लेयर। जो अंदर की जो एक सेल्स का मास, जो ग्रुप ऑफ सेल्स का एक इकट्ठा हो जाता है उसको कह देते हैं इनर सेल मास। तो वही देखा गया है, देखिए ट्रोफोब्लास्ट बन जाती है एक लेयर और इनर ग्रुप ऑफ सेल्स अटैच टू द ट्रोफोब्लास्ट, जो ट्रोफोब्लास्ट से अटैच होते हैं उसको कह दिया इनर सेल मास। अब क्या होगा, ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो अटैच हो जाएगी एंडोमेट्रियम के, एंड इनर सेल मास गेट डिफ्रेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। तो देखिए ये जो ट्रोफोब्लास्ट है, जो हमने बताया था, जो बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट है और अंदर की लेयर जो है वो आपकी इनर सेल मास है। तो ये ट्रोफोब्लास्ट जो लेयर है वो क्या करेगी, जो यूट्रस की जो वॉल है, जिसको हमने कहा था आउटर जो इनर मोस्ट वॉल को एंडोमेट्रियम, तो ये एंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाएगी। कौन सी, ट्रोफोब्लास्ट लेयर। और जो इनर सेल मास अंदर का वो एक्चुअल में कन्वर्ट होगा एम्ब्रियो के अंदर। देखिए आफ्टर अटैचमेंट द यूट्राइन सेल्स डिवाइड रैपिडली एंड कवर्स द ब्लास्टोसिस्ट। तो जैसे ही थोड़ा सा अटैच होगा तो यूट्रस के जो एंडोमेट्रियम के जो सेल्स हैं वो क्या करेगा, डिवाइड करेगा कंटिन्यूसली और उस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेगा। एज ए रिजल्ट ब्लास्टोसिस्ट बिकम एम्बेडेड इनटू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूट्रस। और कुछ ऐसा लगता है कि जो ब्लास्टोसिस्ट होता है वो जो एंडोमेट्रियम है यूट्रस की उसके अंदर एम्बेड हो चुका है, उसके अंदर धस चुका है। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन एंड इट्स लीड्स टू प्रेगनेंसी। तो ये इसी को हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। जब ब्लास्टोसिस्ट जो है वो एंडोमेट्रियम के अंदर एम्बेड हो जाता है, इसको हम इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और इम्प्लांटेशन के बाद प्रेगनेंसी हो जाती है, तो उसी को हम प्रेग्नेंट कहते हैं। उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती। तो नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टडी अबाउट प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट।